अब इस सेक्शन में हम सारणिकों के गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे। डिटर्मिनेंट्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या गुणधर्म इनके हैं। सिंपल सी 6 गुणधर्म इनके हैं। इनका सारणिकों का प्रसार करते हुए जब भी हम सारणी का विस्तार करेंगे, उसका प्रसरण करेंगे, इन गुणधर्मों का हम उपयोग करेंगे। तो पहला गुणधर्म ये है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर उनका विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। मान लिया हमारे पास एक सारणी ये है जिसके अवयव हैं A11, A12, A21 और A22। ये कोई सारणी है। इसका अगर हम परिवर्त आव्यूह कर देते हैं, A डैश निकाल देते हैं, तो ये पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएंगी और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगी। ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। ये सारणिक हमारे पास है, सॉरी ये सारणिक है, आव्यूह गलती से लिख रहा हूँ। तो ये सारणिक है। सारणिक A है A11, A12, A21, A22। अगर इसका परिवर्त आव्यूह निकालें, इसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर हम बदल देते हैं तो इन दोनों सारणिकों का मान अपरिवर्तित रहता है। ये दोनों A डैश और A के सारणिकों के मान बराबर है। ठीक है। यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को ith रो के अवयवों को अगर हम कॉलम में बदल देते हैं, CI कॉलम में बदल देते हैं, CI कॉलम को ith रो में बदल देते हैं, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरे शब्द में ये हुआ किसी सारणिक का मान और उसके परिवर्त जो सारणिक आव्यूह होगा, ये कोई आव्यूह है, उसका परिवर्त आव्यूह निकालें। ये कोई मान लिया A आव्यूह था, उसके संगत जो सारणिक होगी वो A सारणिक हो जाएगी। और ये उसका परिवर्त आव्यूह A था, उसके संगत जो सारणिक हो जाएगी वो A डैश हो जाएगी। तो A डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश के मान हमेशा बराबर हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें, यदि किसी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। पहला ये गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म इसका है कि यदि सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी संगत पंक्ति किन्हीं दो पंक्तियों को, हमें ये हमारे पास सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये कोई, सॉरी मैं सारणिक लिखना चाह रहा हूँ, ये कोई एक मेरे पास सारणिक है A। अब अगर हम इन दो पंक्तियों को बदल देते हैं, इन दो पंक्तियों को बदल देते हैं, यानी मैंने R1 और R2 को आपस में बदल दिया, R1 गोज टू R2 और R2 गोज टू R1 अगर कर दिया, तो हमारे पास एक दूसरी सारणिक मिल जाएगी। ये दूसरा सारणिक मिल जाएगा। उस सारणिक को मैंने 1 मिनट के लिए A1 अगर कहा है, तो ये जो सारणिक होगी वो ऐसे हो जाएगी। अब A21, A22, A23, यानी ये पहली जो दूसरी पंक्ति थी वो पहली पंक्ति में आ जाएगी, पहली पंक्ति दूसरे में आ जाएगी। A11, A12, A13 और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, A31, A32 और A33 हो जाएगी। इनमें जो संबंध है, ये जो सारणिक A1 होगा वो सारणिक A का नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है, यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। उसे संबद्ध संख्या वही रहेगी सारणिक से, लेकिन उस संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। मान लिया इस संख्या का मान अगर 2 था तो पंक्तियों को आपस से बदल देने पर इस सारणिक का मान -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दो स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं, हमने C1 और C3 को परस्पर बदल दिया है, तो इस प्रकार भी सारणिक का संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है, उसका चिन्ह जो है धन का नेगेटिव हो जाता है। ये दूसरा गुणधर्म था सारणिकों का, यानी सारणिकों की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। इसका तीसरा गुणधर्म ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति और स्तंभ के अवयव, सभी पंक्तियों के और स्तंभों के अवयव अगर शून्य है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। ये तो बात सिंपल है। यदि सारणी के किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो हम उस पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष सारणी का प्रसार कर देंगे, सारणी का मान शून्य हो जाएगा। और एक दूसरी बात यह है, जो गुणधर्म के आधार पर जिसको कहते हैं, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों और स्तंभों के अवयव अगर समान है, मैंने एक सारणी ए सपोज ये लिखी कि 1 2 3
3 1 5 1 2 3। अब यहाँ पहले और तीसरी पंक्तियों के अवयव समान हैं, तो इस सारणी का मान शून्य होगा। अर्थात यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के अवयव समान हैं, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू शून्य हो जाता है। अगला इसका गुणधर्म यह है, यदि सारणी को यदि किसी अचर से गुणा कर दिया जाए, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं, तो सारणी का मान k से गुणा हो जाता है। मान लिया हमारे पास कोई सारणी k थी, सारणी a ये था, a11 लिख के सिंपली a1 लिख देता हूँ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारे पास सारणी का मान था। अगर किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को हमारे पास दूसरी सारणी a1 मान लिया, ये हो जाए, वो किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा करने से प्राप्त होती है। तो k गुणा a1, k गुणा b1, k गुणा c1, और दूसरी पंक्ति वही रहेगी a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्या कह रहे हैं हम, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, यहाँ पर मैं पंक्ति को गुणा कर रहा हूँ, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा कर दिया जाए, तो इन दो सारणिकों को में क्या संबंध है, तो सारणिक a1 जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 जो होगा, वो k गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इससे एक चीज निकल के आती है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में कोई अवयव अगर कॉमन है, k गुणा a1, k गुणा b1, k गुणा c1 है, तो इस अवयव को हम कॉमन ले सकते हैं। इसे k गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस प्रकार से जाता है। देखिए ये फर्क है आव्यूह और सारणिक में गुणा करते समय। यदि किसी सारणिक को इस k से गुणा कर रहे हैं, तो सारणिक का मान k से गुणा हो जाएगा, और केवल एक ही पंक्ति इससे गुणा होगी, एक ही पंक्ति के अवयव इस k से गुणा हो रहे हैं। जबकि आव्यूह में क्या होता है, आव्यूह में अगर किसी अचर से गुणा करते हैं, तो आव्यूह का प्रत्येक अवयव इस अचर से गुणा हो जाता है। लेकिन सारणी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर किसी सारणी को किसी अचर से आप गुणा कर रहे हैं, तो उसकी किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के अवयव ही उस अचर से गुणा होंगे। उसके विपरीत ये हुआ कि अगर किसी पंक्ति में कोई अवयव कॉमन है, किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव किसी अचर से गुणा है, तो उस अचर को हम इस सारणी के बाहर ले सकते हैं, तो k गुणा डिटर्मिनेंट a के बराबर हो जाता है। जबकि आव्यूह में क्या होता है, किसी अचर को हम किसी आव्यूह से बाहर तब ले सकते हैं, उस विन्यास से तब बाहर ले सकते हैं, जब उस आव्यूह का प्रत्येक अवयव इस अचर से गुणा होता है। केवल एक पंक्ति में k अचर k को वैलिस्ट होने से हम उस आव्यूह के बाहर k को नहीं ले सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चौथा गुणधर्म इसका ये है कि यदि किसी आव्यूह के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के किसी के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा करते हैं, तो वो आव्यूह का मान उस अचर से गुणा हो जाता है। ये चौथा गुणधर्म हुआ। पांचवा गुणधर्म यह है कि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैं एक सारणी को ऐसे लिखता हूं, सारणिक ए हमारे पास है, किसी पंक्ति के अवयवों को दो या अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखा गया। मैं पंक्ति की बात कर रहा हूं, ऐसे स्तंभ में भी हो सकता है। प्रथम पंक्ति के अवयवों को दो अवयवों के योग के रूप में ऐसे लिखा, a1 धन डेल्टा 1, a2 धन डेल्टा 2, a3 धन डेल्टा 3। दूसरा अवयव जैसे था b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्या कर रहा है ये गुणधर्म क्या कर रहा है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किए गए हों, तो उस सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कह रहा। यानी इस पंक्ति के अवयव दो अवयवों के योग के रूप में लिखे गए हैं, तो जो इससे सारणी हमें प्राप्त होगी, उस सारणी को हम दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। उसके अवयव इस प्रकार से होंगे। एक सारणी तो ये होगी प्रथम अवयवों के संगत a1 a2 a3, और द्वितीय और तृतीय पंक्ति ऐसी रहेंगी b1 b2 b3
C1 C2 C3, और दूसरा जो सारणिक होगा वो λ1 λ2 λ3 के सापेक्ष होगा, प्लस λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार से हम दो अवयवों को लिख सकते हैं। अर्थात ये हुआ कि अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव दो या अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखे गए हों तो उस सारणी को हम दो या अधिक सारणियों के योग के रूप में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सारणी को अगर हम कंबाइन करें तो जाएगा A1 प्लस λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इनका कंबाइंड रूप होगा और ये इनका प्रसारित रूप होगा। इस सारणी को इस प्रकार से प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका हम बार बार उपयोग करेंगे, जिस गुणधर्म का, जिसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे कहते हैं, ये गुणधर्म ये कहता है कि यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति के या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब ये हुआ, हमारे पास कोई सारणी ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई हमारे पास एक सारणी है। यदि इस सारणी किसी पंक्ति के अवयवों, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों को किसी अचर, संगत अवयवों को किसी अचर से गुणा करके जोड़ दिया जाए, मतलब मैंने एक परिवर्तन इस प्रकार से किया कि किसी पंक्ति में मैंने R1 में मैंने चेंज किया कि R1 में ये चेंज किया कि R1 गोज टू R1 में किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों के संगत अवयवों को अचर से गुणा करके जोड़ दिया। R1 गोज टू किसी अचर से गुणा कर दिया, मैं K गुणा R2 करके जोड़ दिया इस प्रकार से। तो नई अवयव जो नया सारणी जो मुझे मिल जाएगा वो इसी के बराबर रहता है, A के बराबर ही। यानी किसी सारणी के किसी पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान अचर रहता है। तो परिवर्तन R1 में ये हो रहा है कि R1 गोज टू R1 प्लस K गुणा R2 संगत अवयवों को। तो A1 में हम जोड़ेंगे, A1 में दूसरे अवयव को K से गुणा करके, धन K गुणा B1, A2 धन K गुणा B2, A3 धन K गुणा B3, और इनमें अभी कोई परिवर्तन हमने नहीं किया यहाँ पर हाल फिलहाल। अगर हम चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं C3। तो ये दोनों सारणिक समान रहते हैं। कहता है क्या है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अचर से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखना है, इस R1 को किसी से नहीं गुणा करना है। R1 में परिवर्तन हो रहा है, किसी दूसरे पंक्ति के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना है। अगर मैं R1 को भी K से गुणा कर देता हूं या मैंने इसको L से गुणा किया तो फिर क्या होगा कि इस सारणी का मान ही L से गुणा हो जाएगा। ठीक है, किसी पंक्ति के अवयवों को जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको किसी अचर से गुणा नहीं करना है। हम किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके पहली पंक्ति और स्तंभ में, जिस पंक्ति में और स्तंभ में हम जोड़ना चाह रहे हैं उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि किसी पंक्ति के अवयवों, संगत अवयवों को किसी अचर से गुणा कर दिया हमने, तो उस समय क्या होगा कि सारणी का पूरा मान ही अचर से गुणा हो जाएगा। दोनों सारणी बराबर नहीं होंगे। दोनों सारणी बराबर तभी रहेंगे जब किसी पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अचर से गुणा करके जोड़ देते हैं, तब ये सारणी बराबर है। ये हम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि R2 में ये चेंज हो रहा है, R2 गोज टू R2 प्लस, R2 को किसी नहीं गुणा करना है, R2 को मैं ये परिवर्तन करना है कि R2 गोज टू -3 गुणा R1, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन R2 को किसी अचर से गुणा नहीं करना है। दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अचर से गुणा करके हम पहली पंक्ति में यानी R2 में जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी पंक्ति है। अगर ऐसा हम करते हैं तो सारणी का मान अचर रहता है। तो ये गुणधर्म तीसरा गुणधर्म था। ये छह गुणधर्म कुल हैं
पहला गुणधर्म ये है सारणी का कि सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर देने से सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा गुणधर्म यह है, अगर हम सारणिकों के दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल देते हैं, पहले में था कि हमने पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, उनका विनिमय कर दिया, तब तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल देते हैं तो सारणी का संख्यात्मक मान बदल जाता है। तीसरा यह था, यदि सारणी के कोई दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान होते हैं, संगत अवयव उनके समान होते हैं, दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभों के संगत अवयव अगर समान होते हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। चौथी प्रॉपर्टी ये थी कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा कर देते हैं तो सारणी का मान भी उस अचर से गुणा हो जाता है। और पांचवी प्रॉपर्टी ये थी, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के अथवा स्तंभ के अवयव, ये पंक्तियों में ही मैं दिखा रहा हूँ, साथ में स्तंभ में इसी प्रकार से होगा, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखा गया है तो उस सारणी को भी दो सारणिकों के योग के रूप में इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। पहला सारणिक हो जाएगा A1 A2 A3 के सापेक्ष, यानी पहली पंक्ति के अवयवों में ये योग है, तो दूसरी और तीसरी पंक्ति के अवयव वही रहेंगे। तो पहले सारणी के अवयव हो जाएंगे प्रथम पंक्ति के A1 A2 A3 और दूसरी सारणी के प्रथम पंक्ति के अवयव हो जाएंगे λ1 λ2 λ3। द्वितीय और तृतीय पंक्ति के अवयव वही रहेंगे। और इसी को अगर हम जोड़ना चाहें तो ये जोड़ तभी सकते हैं जब द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव समान है, प्रथम पंक्ति के अवयवों को हम जोड़ लेंगे, A1 प्लस λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3। और छठी प्रॉपर्टी ये है कि यदि सारणी के किसी पंक्ति के अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को किसी अचर से गुणा करके जोड़ देते हैं तो सारणी का मान अचर रहता है। ये 6 इसके प्रॉपर्टीज हैं, ये इनके गुणधर्म हैं, इनके आधार पर हम इन आने वाली एक्सरसाइज को करेंगे। एक बार बुक से इसको ठीक से देख लीजिए 6 के 6 प्रॉपर्टीज को। अब इसका हम उपयोग करते हैं, प्रश्नावली के 1-2 सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 4.2, तो इसमें ये कहता है गुणधर्म का उपयोग करके आप सिद्ध कीजिए, ये पहला सवाल है, गुणधर्म का उपयोग करके प्रसार नहीं करना है, x a x प्लस a y b y प्लस b z c z प्लस c बराबर हमें सिद्ध करना है शून्य, गुणधर्म का उपयोग करके बिना प्रसार करें। आपको दिख रहा है ये x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ ये भी x प्लस ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर किसी सारणी के दो पंक्तियां और स्तंभ के संगत अवयव अगर बराबर होते हैं तो दोनों सारणी तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो इसमें एक परिवर्तन कर देते हैं कि C1 में एक परिवर्तन करते हैं, C1 गोज टू C1 प्लस C2, परिवर्तन हो रहा है C1 में हम C2 को ऐड कर देते हैं, तो नई सारणी हमारे पास ये हो जाएगी x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो हमें दिख रहा है कि C1 इक्वल टू C2, दो स्तंभों के संगत अवयव समान है, इसलिए इस सारणी का मान दैट इक्वल टू इसलिए सारणी का मान शून्य है, दैट इक्वल टू शून्य हो गया। इसी में दूसरा सवाल है इसी तरह का, सारणिक है हमारे पास a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी इक्वल टू 0 सिद्ध करना है हमें। अगर हम सबको ऐड कर देते हैं, देखना a माइनस ए बी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ये सब में है, तो हम एक काम कर लेते हैं, C1 में एक परिवर्तन करते हैं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये करते हैं। अगर सारणी के किसी पंक्ति के अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तब भी सारणी का मान शून्य होता है, इसका हम उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो दूसरा हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और ये बी माइनस सी अपनी जगह पर रहा, ये सी माइनस ए अपनी जगह पर रहा और ए माइनस बी अपनी जगह पर रहा। दूसरे स्तंभ का है, तीसरे स्तंभ है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब ये शून्य हो गया, ये ए माइनस ए, सी माइनस सी, बी माइनस बी माइनस बी, ए माइनस ए, सी माइनस सी माइनस सी, बी माइनस बी, ए माइनस ए। ये पहले स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो गए। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि पहले स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो इस सारणी का मान भी शून्य होगा। इसी का तीसरा देखिए, सारणिक है 2 7 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल टू 0 है। तो इसी प्रकार सारणी को गुणधर्मों का उपयोग करना, हमें इसका प्रसार नहीं करना है। तो किसी तरह से देखिए, तो अनवश में ये दिखता है इसमें, ये देखिए ये 7 के गुणज धन 2, 8 नम 72 धन 2, ये 7 नम 63 धन 2, 8 नम 72 धन 2 और 9 में 81 धन 5। ये हमें एक चीज दिख रहा है कि दूसरी पंक्ति को या दूसरे स्तंभ को हम 9 से गुणा करके उसमें R1 में एक्सचेंज करते हैं। R1 गोज टू R1 प्लस 9 गुणा C1 है, R1 है C1 गोज टू C1 प्लस 9 गुणा C2। 9 7 63 2 65, 9 8 72 3 75, 9 में 81 5 86। तो ये भी हमारे पास C3 के इक्वल हो जाएगा। C1 गोज टू C1 प्लस 9 C2 अगर हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे पास आता है, दिस इज इक्वल टू C1 2 धन 9 7 63 65, 9 8 72 धन 3 75, 9 में 81 धन 5 86 और C2 ये रहने दो 7 8 9 और C3 है 65 75 और 86। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर C1 इक्वल टू C3 दैट इक्वल टू 0, यानी सारणी के दो स्तंभ बराबर हैं तो सारणी का मान स्वतः ही शून्य होगा। इस प्रकार से बिना प्रसार किए गुणधर्मों के उपयोग से हम इनको हल कर रहे हैं। एक और है 1 BC A गुणा B प्लस C, 1 CA B गुणा C प्लस A, 1 AB C गुणा A प्लस B, C गुणा A प्लस B, C गुणा A प्लस B दैट इक्वल टू 0 सिद्ध करना आपको। तो हम एक काम करते हैं, ये हो जाएगा AB प्लस AC। तो हम इसको प्रसार कर देते हैं, इसका सिंपली 1 BC और इसका प्रसार कर देते हैं, आ जाएगा AB प्लस AC। बाद में इन दोनों को जोड़ दूंगा तो AB प्लस BC प्लस AC सब में यही आएगा, 1 CA यह आ जाएगा BC प्लस AB, 1 AB AC प्लस BC दैट इक्वल टू LHS है, ये LHS इतना है, दैट इक्वल टू 1 1 1। अब इसमें एक काम करते हैं, चेंज ये करते हैं कि C3 गोज टू C3 प्लस C2 अगर मैं कर देता हूँ तो ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, सब में AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, दो स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो मैं क्या प्रॉपर्टी क्या लगा रहा हूँ, C3 गोज टू C3 प्लस C2,
तो C2 में भी कोई परिवर्तन नहीं है, BC CA AB, और इसमें हमने AB प्लस ये जुड़ गया यहाँ BC प्लस AC, यहाँ ये जुड़ जाएगा, इसको क्रम से भी लिख देता हूँ, AB प्लस BC प्लस CA को मैं AC लिख सकता हूँ, सब एक जैसे देखेंगे। यहाँ भी AB को पहले लिख देते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। अब इसमें से इस पूरे स्तंभ में AB प्लस BC प्लस AC कॉमन है, तो मैंने पहले प्रगुण की बात जब हम कर रहे थे तो इस ये कह सकते हैं कि इस स्तंभ का अवयव हमें AB प्लस BC प्लस AC से गुणा किया है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो इस स्तंभ के प्रत्येक अवयव में ये उपस्थित है, तो AB प्लस BC प्लस AC को हम कॉमन ले सकते हैं। ये आव्यूह से थोड़ा फर्क है सारणिक में, 1 1 1। आव्यूह में तो प्रत्येक अवयव में ये कॉमन होना चाहिए, तब हम उसको आव्यूह के बाद ले सकते हैं, लेकिन सारणिक में किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव किसी अचर से गुणा है तो उस अचर को हम सारणिक से बाहर ले सकते हैं, वो कॉमन है सारणिक में। 1 BC CA AB 1 1 1, तो दिख रहा है हमें, तो हमें इक्वल टू 0 होगा क्योंकि C1 इक्वल टू C3 है। इस प्रकार से ये अब सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग करके सिद्ध कीजिए। छठा सवाल देखिए इस प्रकार से कि छठा है, सारणिक है 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस A 0 माइनस C B C 0 इक्वल टू हमें 0 सिद्ध करना है। तो इसमें सिंपली प्रसार कर दीजिए इसका। एक अवयव तो 0 है ही, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, LHS हमारे पास हो जाएगा 0 गुणा इसके संगत जो उपसारणिक बची 0 माइनस C C 0। जिस पंक्ति में 0 है उस पंक्ति को, उस स्तंभ को निकाल लीजिए, उसके बाद जो सारणिक बचा। दूसरा ये प्लस, अब ये माइनस होगा, माइनस A गुणा इस स्तंभ और इस पंक्ति को निकाल लीजिए, माइनस A माइनस C माइनस A माइनस C BC B0, और प्लस का ये माइनस B है, प्लस माइनस माइनस B, और इसका उपसारणिक हुआ माइनस A 0 BC। अब इसका प्रसार कर देते हैं, 0 गुणा ये यहाँ से सारणिक का मान जो भी आएगा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस A गुणा 0 0, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस BC माइनस A गुणा BC, ठीक है। माइनस या सिंपली 0 माइनस माइनस C गुणा B, तो प्लस BC हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ABC माइनस B गुणा माइनस A गुणा C माइनस AC माइनस 0 हो गया, तो माइनस AC बचा है, बराबर हो जाएगा माइनस ABC और माइनस माइनस से प्लस ABC, ये दोनों कैंसिल हो गए, दैट इक्वल टू 0। अभी इतना ही करते हैं, आप इसमें प्रयास करिए, अगले वीडियो में इसके बचे हुए सवाल करेंगे।